नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नजर में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। उनका जो है रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम जो है शाह फैसल के जो है अंडर में थे। वो जितने दिन भी हज के पहले 3 महीने हज को जाते थे, तो 3 महीने जो है वो शाह फैसल के मेहमान रहे। बहुत बड़ी बात है। एक वास ये कि जो है शाही मेहमान बने, इतनी वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू हम नहीं जानेंगे। हम जाते हैं किसी को प्रेजेंट देना है तो विदेश भर के लिए जाते हैं, वो अगर 1000 बोले तो हम उसको चुका के उसको 200 में लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि आजकल बहुत ही लेबर का प्रॉब्लम है, वो आजकल सीख रहे नहीं। ये जो है 600 साल पुराना जो है ये आर्ट है, डायमंड पीरियड का जो है, जो ईरानी डिजाइन है, वो ईरानी डिजाइन हमारे विभिन्न वर्ग में देख सकते हैं। मेरे को एक्सपीरियंस याद है, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन चलता था, वो 70 अकीब चलाते थे। वो स्पेशली ITI फॉर डिलीवर के लिए ही वो इंस्टीट्यूट था। वो इंस्टीट्यूट का रहा नहीं, कुछ दिनों के बाद बंद हो गया, कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दे रहे भी नहीं। वहाँ पर आगे 200-400 रुपये मिलते होंगे, जो आज वर्क करते हैं काफ़ी कॉस्टली है। मगर बाहर के बनस्पत इसमें कम रहने की वजह से लेबर मिल रहे नहीं और काम बराबर हुआ नहीं। तो मैं अभी हमारे पद्मश्री अवार्ड विनर जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम को और बढ़ाइए, एक इंस्टीट्यूशन डालिए जैसा ITI का एक इंस्टीट्यूशन था, स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशंस जो भी आते हैं उनको आर्ट सिखाइए, इससे बिलर का और नाम रोशन होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए काफ़ी मेहनत किए कि आप छोटे से एक शोरूम में बैठते थे, तो काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात है और अच्छा वर्क किए हैं, इसलिए आज वो मुकाम पर पहुँचे। तो मैं हमारे सबकी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया सर, थैंक यू। तो हमारे तनुज जी आप पदक पर बोलना चाहते हैं, प्लीज। ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾ ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಬೀದರಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಲೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಚೇರಿನಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೀದರ್ನವರು दाल बराबर अंते हमको इसकी कीमत नहीं रहती. ಆದರೆ ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನರಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಕಲೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ರಿ ವೇರ್ನಿಂದೇ ಒಯ್ಯೋದು. ಅವ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾರತ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇಶ ಇದು. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೋಷಾಕು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ, ಎಲ್ಲನೇ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲೆ. ಇವತ್ತು ರಶೀದ್ ಅವರು, ನಾನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 67 ವರ್ಷದ ಅವರು PUC ವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ, PUC ತಕ್ಕ ಪಡೆಯ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಬಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೇನಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, और कुछ बनना चाहिए आपके पिताजी का वो ख्वाब था, क्योंकि इसमें ज्यादा कमाई नहीं है, इसलिए आप कुछ और बनो. तो शुरू में आप इंग्लिश टाइपिंग किए हैं. उसके बाद जब आपके पिताजी का उम्र हुआ, उनकी आंखें नहीं देखने लगे, तो आप उनको मदद करते रहे. तो ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಕಲೆ, ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ USA, ಯುರೋಪ್, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಲ್ಪ ಗುರು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆನೆ ಇದು ಒಂದು ಗೌರವ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೆ ಕಲೆಯನ್ನ 50 ವರ್ಷ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ 50 ಇಯರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ 67 ಏಜ್ ಇದೆ. ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದೇನಂದ್ರೆ 2011 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿದ್ರಿ ವೇರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ. ಇವರು ಲೈವ್ ಕುಂತು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. करेक्ट है ना? 26 जनवरी के परेड जो टैब्लो वहाँ पे दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे बिद्री वेर का टैब्लो था. तो वहाँ पे लाइव बैठ के अपने साथियों के साथ वो करते हुए बैठे थे उस टैब्लो में. तो इनका बहुत योगदान है और इस कला को आपने एक मुकाम पे पहुंचाया है. इस कला को आप जिंदा रखे हैं और हम आशा करते हैं आपके जरिए ये कला और लोगों को पहुंचे और ये हमेशा नए लोगों को आपसे सीखे और ये कला हमेशा बरकरार रहे. जब तक चांद और सूरज है तब तक ये कला जिंदा रहे आपकी वजह से, ऐसा हम आशा करते हैं और हम आपके अभिनंदन करते हैं. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. संस्कृति तोರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಕಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಖರೀ सर, मैं जो जूनियर था जो यूनिवर्सिटी के लिए एक गैलरी बनाना बोल के एस्टिमेट बनाए PWD से, उसका मैप अपन गवर्नमेंट से अप्रूव करके आए करके, तो उसका ग्रांट नहीं है. तो जो दूसरा कॉलेज का सामने जो ओपन लैंड है म्यूनसिपलिटी का, वो एक्चुअली म्यूनसिपलिटी का लैंड है, उसमें ऑफिस बनाना चाह रहे थे. तो
तो अभी जब बनाते जब दूसरा जगह देख लो मगर हम आर्टिकल लेके होना बोल के डीसी से बात करके बहुत बहुत से मिले 5 एकड़ जमीन के उनसे हैंडओवर भी कर लिए। हाँ बोर्ड भी लगाए थे, हमें नहीं था इसमें तक वो बोर्ड भी लगाए थे बहुत दिन तक। तो बोर्ड हैंडओवर होने के बाद बोर्ड भी लगाए थे। वो प्लान अपन वगैरह ग्रांट नहीं है, इसके लिए वो आगे पीरियड में एस्टिमेट है ड्राइंग रेस हो गया है। उसके लिए आप सरकार से मदद लेके उसको अगर ग्रांट मिला है तो एक 8 घंटे बनाते हैं। जो बिल्डर को आते हैं बाहर से तो 12 लोग भी आते हैं, तो बिजली वर्क्स के लिए उसको देखने के लिए ऐसा नजर में तो उतना एट्रैक्टिव नहीं होता। तो वहाँ पर बिजली वर्क के लिए शॉप के लिए भी बनाए और काम करने के लिए भी बहुत प्रोविजन बनाए थे उसको मैप में। उसके लिए आपको मुमकिन है तो वो अगर आप करें तो बिल्डर के लिए अच्छा है। इसलिए इतना बोलते हुए मेरा ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಪದವಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಶೀದ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಪರಿವಾರದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಲೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೈದೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಹಳ ಓದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಗೋತಾನೆ, ಮತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಕಿನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಜಿ ರೋಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜು ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕರ್ಕಿ ಹೋಗಿ ದಾಲ್ ಬರಾಬರ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಿನ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ सर। आप भी उनको थोड़ा मदद कीजिए, हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं तो कला सिखाइए उनको, मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ आपको। तो ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ
ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. आज के इस अवसर के केंद्र में सबसे बड़ी अवार्ड से नवाजे गए हुए हमारे जनाब काजी साहब हमारे बीच में हैं। हमारे क्लब की ओर से सम्मान करने का जो विचार व्यक्त किए तो उन्होंने स्वीकार किया और हमारे लिए शान की बात है, गौरव की बात है कि हम हमारी क्लब की ओर से छोटी सी सम्मान हम कर सक रहे हैं। बहुत छोटी है लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि हम एक ऐसे इंसान जो 55 साल से 50 साल से एक बीदर की जो पुरानी कला है उसको आगे बढ़ाते हुए कड़ी मेहनत से, क्योंकि हमने देखा है जो बिजली वर्क करते हैं उनका काम करने का तरीका देखे तो बहुत मुश्किल का काम लगता है, बारीकी की काम है, लगन की काम है, दिल दिमाग टाइम सब कुछ उसमें लगाना पड़ता है और जितना मेहनत से वो काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं कि उनको जो ना इकोनॉमिक सपोर्ट सरकार से भी नहीं है और हम लोग बीदर के लोग भी हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी फैमिलीज की अगर हालत देखें, जो बिजली वर्क कर रहे हैं उनके घरों की उनकी फैमिली की और अगर हम देखें तो उनकी हालत बहुत खराब है। ये अफसोस की बात है। वैसे तो सबसे बड़ी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया है, बहुत खुशी की बात है। ये छोटी बात नहीं है, सिर्फ बीदर के लिए नहीं कर्नाटक के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये ऐसी वैसी मिलने वाला अवार्ड नहीं है। हम सबको जो है बीदर वासियों को, बीदर जिला के वासियों को बहुत घमंड और गर्व होना चाहिए उनकी वजह से। जो बहुत गिने चुने लोग हैं और बहुत मुश्किल से चंद फैमिलियां बचे हैं जो ये काम में लगे हुए हैं। बहुत से लोग ये जैसे कि आपके वालिद साहब बोल रहे थे कि इस फील्ड में मत आइए, कुछ और कीजिए लोग, ऐसे सब लोग ना एक एक करके कम होते जा रहे हैं। फिर भी थोड़े ही लोग बचे हैं जो उस कला को सालों साल से लेकर आ रहे हैं। वो हेरिडिटरी है, उनकी खून में वो है, क्योंकि दूसरे प्रैक्टिस है, दूसरे कोई से जॉब भी ले सकते थे, लेकिन उनको जरा अपने पिताजी का, अपने वालिद का, अपने खानदान का जरा पेशा आगे लेकर जाना था और बीदर की कला को जरा और रोशन करना था। और मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लब की ओर से, क्लब के मेंबर्स की ओर से उनको हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े और भी जनाब उनको मिले, ये हम सबकी दुआएं हैं। और ऊपर वाले की भी दुआ आपके पास आपके साथ रहेगा और हम लोगों की दुआएं हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार भी आपकी जरा मेहनत को देखकर, आपकी कला को देखकर आपको जरा थोड़ी सी मदद की हाथ बढ़ाए सरकार, भारत सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, क्योंकि कर्नाटक स्टेट के लिए भी एक बहुत शान की बात है। हम लोग जो हम क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक बीदर की पब्लिक कर सकते हैं। कहीं भी हम बीदर से बाहर जब जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, एक छोटी सी बिजली वर्क उनको तोहफे के तौर पर लेकर गए, तो हम जना इधर के सब लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कुछ और देने के बदले में 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का कुछ भी देना है, वो पैसे का बिजली वर्क अगर उनको देंगे तो एक तो हमारी कला सब तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ से हम थोड़ी सी इकोनॉमिकल हेल्पिंग हैंड कलाकार को, कला को जो है प्रोत्साहन करे देता होता है और जो कारीगर है उनको सपोर्ट करे। जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे चल कर करेंगे और उनको जो है उनकी हिम्मत और बढ़ाएंगे, उनकी जो है हाथ जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली जो अध्यक्ष जी है हमारे जय गणवर जी, ऐसा एक मौका दिया हमारे लड़कों के साथ जो है रेस्पेक्ट करने का, ऑनर करने का। इसलिए मैंने कितनी मेहनतें किए थे वो कोई सुने नहीं। मेरी उम्र भर का रियाज था, मैं उम्र भर मेहनत किया वो चीज़
पे वो चीज़ को आप सही सुनेंगे। मेरे दर्द की थी दास्तान जिसे सब हंसी में उड़ा गए, लेकिन अब उसके अंदर पहुँच गई है और मुझे ये है काफ़ी वो मेहनतें जो आप ये है जो सुने नहीं कोई भी आपका फल को सुने नहीं और दिल्ली तक आपकी आवाज़ गई हो, तो काफ़ी पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। बिजली भट्ट आप जानने लगे हैं लोग कि बिजली भट्ट क्या है। तो प्रश्न पढ़ सकते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನಿವಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರು ಮೊದಲ ನಮ್ಮದು ಭಾರತೀಯ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೀದರ್ದವರು ದೆನ್ ಭಾರತೀಯ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಮಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DC ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ऐसे भगवान जो है उनको आगे आगे तरक्की देने दो। एंड 67 ईयर्स में ये अवार्ड मिला बोले तो ये मॉडल टू अवर 10 पीपल, इधर के जितने भी यंग पीपल हैं वो लोग अंधे क्यों नहीं करना उनके साथ देना बोलते हैं। और जब सर ने परसों मुझे तो वेरी गुड रेस्पॉन्स दिया, सर कंसेंट लिया है मेडिसिन करे तो थैंक यू वेरी मच फॉर चलते फिरते में सीख गया ये। वाले साहब भी बैठते थे
जैसा मछली के बच्चे को तैराना सिखाने की जरूरत है, उसी तरीके से मैं काम सीख लिया। SSLC तक मैं तालीम हासिल करा और पढ़ाई करते हुए एक काम करता था। SSLC के बाद में पढ़ाई छोड़ दी गई, हमारे खानदानी काम को आगे बढ़ाने की ठान लिया मैंने। इसी तरह से मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है और ये काम को मैं कंटिन्यू रखा। मेरे को पहला अवार्ड जो है मिला 1984 में, कर्नाटका स्टेट अवार्ड मिला। उसके बाद मैं पीछे पलट के नहीं देखा। उसके बाद मुझे अवार्ड मिलते गए, बाहर फॉरेन से मिलकर जाते गया। मुझे हुकूमत की तरफ से तकरीबन 12 कंट्रीज को गया मैं, जहाँ पे हमारा दो बार अमेरिका गया, 2 बार सिंगापुर गया, 2 बार ओमान गया, एक बार नीदरलैंड, चाइना, स्पेन, जेनोवा को गया मैं। इसी तरह से एक काम को मैं सारी दुनिया में फैला दिया। जब हम शुरू में दिल्ली में एग्जीबिशन जाते थे तो वहाँ के मुकामी लोग इसको ये काम को देख के हैदराबाद का बिजली गिराम बोलते थे। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी और मैं एग्जीबिशनों में जा के मैं हैदराबाद का नाम खत्म करके बीदर का नाम लेकर आऊँ। ये बीदर को 2 बार हाईलाइट करा कि बीदर को हिंदुस्तान में कोई नहीं जानते। एक तो 2011 में जो रिपब्लिक डे की जो रैली निकलती है उस पर जो डेमो देखी गई करा में, जो सारी दुनिया देखी। उसके बाद है सो ये पद्मश्री अवार्ड के वक्त बेंगलुरु से हमारे कर्नाटक से हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजर फोन करके बोले, कल फोन करके बोले 20 लाख का सामान स्टोर में था, ये तुम्हारी न्यूज आते थे तो सामान पूरा खाली होगा, तो शोरूम में भी इतना ये डिग्री वर्क जो है बीदर में पैदा हुआ, इसको डिग्री वर्क बोलते हैं। इसको 16वीं सेंचुरी में जब बीदर का किला बन रहा था तब ईरान से एक कारीगर आया था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन फैसल। वो लोहे में सोने चांदी इनले करता था और पत्थर में शेर इनले करता था, जो किले में और गाँव वगैरह में अभी भी उसकी कुछ निशानियाँ बाकी है। तो ये काम जो करता था वो छुपा के करता था, किसी को बताता नहीं था वो। तो बीदर के शक्की फैमिली के 2 कारीगर जो सुनार का काम करते, सोने चांदी के जेवरात बनाते, वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसके घर के अतराफ रहना शुरू कर दिया। जहाँ काम करता था वहाँ जाते थे, उसकी टेक्निक हासिल करने के लिए किसी तरह से उसकी टेक्निक हासिल किए वो करके। बीदर में जब जिंक मेटल के घड़े बनते थे पानी पीने के लिए, वो जिंक मेटल के घड़े में पानी पीने से खून साफ होता, ऐसा लोग बोलते थे। तो वो घड़े बनाते थे, वो घड़ों के जिंक मेटल के घड़ों के ऊपर वो काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोनों कारीगरों में झगड़ा हो गया। उसमें से एक कारीगर कसम खाया कि मैं ये काम को गली गली कर दूंगा। तो वैसे ही हुआ। ये उस वक्त तो उसके पास भी है तो कुछ माशी मदद उसको कुछ नहीं थी। वो उस वक्त के जागीरदार जो थे बीदर के जागीरदारों के पास गया, उनके पास पैसा भी था, टाइम भी था, उनको काम भी सिखाया, मदद भी दिया। लेकिन इस तरह से जब काम की जरूरत पड़ने लगी तो और लोगों को हाथ में से लेकर काम शुरू किया। इस तरह से इसलिए अब बहुत सारे लोगों को, बीदर के लोगों को मालूम भी नहीं कि काम पैसा लगता क्या है। पागल लोग खाली ठोकने तो करते होंगे, ऐसा सोच नहीं हो। तो ये जो बेस मेटल है जिंक का कॉपर है, इसको पहले सैंड कास्टिंग कर लेते हैं, सैंड कास्टिंग कर लेते हैं, उसको फाइल से स्मूथ कर लेते हैं, स्मूथ करके छींटे से इमेजिनरी डिजाइन डालते हैं। उसके बाद चीजल और हैमर से एंग्रेविंग करते हैं, खुदाई करते हैं। फिर चीजल और हैमर से सिल्वर वायर, जो साइज का ग्रूव है वो साइज का सिल्वर वायर और शीट इनले करते हैं, जो बिल्कुल रफ रहता है। फिर उसको स्मूथ करते हैं फाइल से, सैंड पेपर से, और उसके बाद बफिंग करते हैं। बफिंग करने के बाद ये सिल्वर भी वाइट होता है, जिंक भी वाइट होता है, पूरा वाइट हो जाता है स्टेनलेस स्टील के जैसा। बीदर के किले में खास किस्म की मिट्टी मिलती है जिसमें नेचुरल केमिकल्स है। उसके 6 हिस्से
और एक हिस्सा अमोनियम क्लोराइड का उसका सोल्यूशन बना के उसको बॉयल करके ये ऑब्जेक्ट डालने से 3% ब्लैक हो जाता है, सिल्वर में सिर्फ वाइट रहता है। फिर उसको नारियल के तेल लगा के चमड़ा के अपने मार्केट में आ जाता है। इस तरह से ये सामान मिला। ये जो मुझे पद्मश्री जो अवार्ड मिला मेरे को फतेह मालूम नहीं था। 10 साल पहले मैं कोशिश किया था, अप्लाई करता था, जो मेरा प्रोफाइल है कि बिल्कुल किताब की शक्ल में है वो भेजता था। एक टाइम में मेरे 12,000 का खर्चा आता था, क्योंकि उसके अंदर 45 कलर फोटोज है, A4 साइज के, उसको खर्चा दिया जाता था। एक क्या बोले फाइल कर्नाटका गवर्नमेंट को देना है, दूसरी फाइल ऐसे डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट यूनिवर्सिटी देना, क्योंकि वो हमारे काम का डेवलप करने वाले है वो उनको देना। तीसरा होम मिनिस्ट्री में देना। इस तरह से मैं 5 साल किया। धर्म सिंह साहब का रिकमेंड लगाया, नरसिंह साहब का रिकमेंड लगाया। आज वो बटन देते थे जाके, जो इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे हमारे को। हाँ, जब मैं लेके पहुंचता था होम मिनिस्ट्री को, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग बोलते अंदर नहीं जा सकते, तो उनको हम अंदर पहुँचा के ट्रेन में थे वहाँ तो मालूम नहीं को। अब 25 जनवरी को मुझे लेके हुआ था, तबीयत मेरी खराब है, 1 साल से घर में हूँ मैं। मेरे गुर्दे पे स्वेलिंग आया, किडनी पे स्वेलिंग आया, उसकी वजह से मैं 1 साल से काम भी बंद रखा हूँ। तो 25 को फोन आया, एक लेडी का फोन आया, कौन शारशीद अहमद खाली बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोला मैं तो सर से बात करो। बोले फिर सर फोन में लेके बात कर रहा हूँ। बोले कि मैं होम मिनिस्ट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, मैं मुबारक हो आपको पद्मश्री अवार्ड को। और शाम तक किसी को नहीं बताना, कॉन्फिडेंशियल है। जब हम प्रेस रिलीज देंगे जब आप किसी को भी बोल सकते हो। लेकिन 8:30 बजे किसी साहब का फोन आया, उन्होंने हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन है और लिस्ट कन्फर्म नहीं है। लिस्ट कन्फर्म होने के बाद हम आपको स्टेडियम में बुलाएंगे। फिर 10:30 बजे फोन करें, हम फोन करके बोले कि लिस्ट कन्फर्म हो गई, आपका 69 नंबर है, इसमें टोटल 106 है पद्मश्री पद्मा अवार्ड के। पद्मश्री पद्मा अवार्ड के 106 है, वो पद्मश्री की 96 है, इसमें से मेरा 69 नंबर है। तो आपका जो सुबह 9 बजे से जब आ जाएगा तो आपका सम्मान करेंगे। इस तरह से मेरी कहानी है। मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, होम मिनिस्ट्री का और ये अवार्ड में जिसका भी रोल है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय कर्नाटक, जय हिंद। ನಮ್ಮದು ಬೀದರ್ನ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಬಿದಿರಿ ವರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ದವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇದು ಒಂದು ಬೀದರ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಕಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಕಲೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ रोटरी फोर्ट क्लब भी इधर। थैंक यू। हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे रोटरी क्लब बिदर फोर्ट की तरफ से हमने पद्मश्री विनर अवार्ड, जिसको हमारे सैयद रशीद अहमद खादरी साहब ने पद्मश्री अवार्ड लिया है। हमें बड़ी खुशी है कि बिदर का नाम वो रोशन किए हैं। और बिदरी वर्क जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से एक महत्वपूर्ण
आइटम रहा है जो गिफ्टों के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, जो काफ़ी मशहूर हुआ है इनके जो है पद्मश्री अवार्ड लेने से। और मैं नाज मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके पे आकर हमारे न्यूज़ को कवर किए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।